In the first part, we have covered what are variable mass systems. हमने अलग अलग एग्जांपल्स देखे और हमने देखा कि कुछ केसेस में मास का एडिशन हो सकता है, कुछ केसेस में मास का सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है. सो प्लीज वॉच द फर्स्ट वीडियो टू लर्न अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट. इस पार्ट में हम लोग सीखने वाले हैं कि मैथमेटिकली वेरिएबल मास सिस्टम्स को हमें कैसे डील करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर. मैथमेटिकल अप्रोच. तो इसके लिए एक चीज हमें जाननी जरूरी है. आई होप सभी लोगों ने इतना सीखा होगा दैट dp by dt is equal to the net force F external. ठीक है, तो मैं यहां से जो dp है, dp इज स्मॉल चेंज इन लीनियर मोमेंटम. मैं इसको क्या लिख सकता हूं? F external into dt. तो ये चीज हमें जाननी जरूरी है. आई होप सभी लोग यहां तक क्लियर है. ठीक है, मैं एक सिस्टम ले रहा हूं. कैसी भी बॉडी है, रैंडम शेप की है, हमें नहीं पता. इसका मास हमने कहा अभी स्मॉल एम है. इसकी वेलोसिटी हमने कही दैट इज v. और हम क्या कर रहे हैं ना, इस बॉडी पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं दैट इज F. ओके, और इस बॉडी में एक और चीज हो रही है. ये बॉडी मास एमिट कर रहा है. मतलब अगर ये मैं कंडीशन बता रहा हूं एट टाइम थी, तो जस्ट थोड़ी देर के बाद आफ्टर टाइम dt, मतलब इससे dt टाइम बाद, मतलब एट टाइम t प्लस dt, ये क्या होगा? ये सिस्टम मान लो सेम तरह का स्ट्रक्चर है, शायद मैं बना ना पाऊं. इसने क्या किया, थोड़ा सा मास यहां पे dm रिलीज कर दिया. ठीक है, तो यहां जो मास बच गया वो बचा m माइनस dm. इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कुछ चेंज हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगी v प्लस dv. अब आपने कहा कि ये प्लस क्यों करें? यहां पे कुछ भी कर लो, हो सकता है dv नेगेटिव हो, वो अपने आप माइनस हो जाए. फालतू का चक्कर हम क्यों लें? एक तो साइन हमने यहां पे ले ही लिया माइनस, यहां माइनस लेके और कॉम्प्लिकेट नहीं करना हमको. ठीक है, और ये फोर्स हमने ऐसा कैसा ही रखा है, दिस इज F दैट वी आर अप्लाइंग. और ये जो dm बाहर निकल रहा है ना, ये भी कुछ वेलोसिटी से बाहर निकल रहा होगा. मान लो मैंने कहा इस dm की वेलोसिटी v1 वेक्टर है. सो आई एक्सपेक्ट एवरीवन टू सिट विथ अ नोटबुक एंड प्लीज ट्रीट दिस एज अ सीरियस लेक्चर. ओके, मेरे साथ ड्राइव करते जाओ, सब लोग सीखते जाओगे. ओके, तो मैंने क्या कहा ना, मैंने कहा कि भाई मुझे पहले मोमेंटम चाहिए. यहां पे कितना मोमेंटम था सिस्टम का, मुझे वो चाहिए. मोमेंटम में तो फोर्स का भी कोई रोल नहीं है, मास पता है, वेलोसिटी पता है. तो लीनियर मोमेंटम अगर मैं इनिशियल निकालूं, सिस्टम का कितना होगा? m इंटू वी. बहुत ही सिंपल है. हमने कहा भाई यहां तक तो कुछ है ही नहीं, फालतू में हम डर रहे थे इस चैप्टर से. आगे भी नहीं डरना है, बस फॉलो करते जाओ मैं क्या कह रहा हूं. फाइनल मोमेंटम इज गोइंग टू बी m माइनस डी एम इंटू वी प्लस डीवी. इसका ये बड़े वाले मास का मोमेंटम, m माइनस डी एम इंटू वी प्लस डीवी. बढ़िया. लेकिन हमने यहां जो मोमेंटम लिखा था, तभी जो ये छोटा मास था ना, ये इसके साथ था. इसने कहा भाई तुमने यहां तो मोमेंटम लिख दिया मेरा, तुमने ये जो मोमेंटम लिखा इसको तो छोड़ दिया, बट ये सिस्टम का पार्ट है. हमने इस पूरे को सिस्टम कहा. एक बार जिसको सिस्टम बोल दिया, एक बार जो कमिटमेंट कर दी, वो यहां पे वैलिड रहेगी. मतलब हमारा सिस्टम सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो मास यहां से टूट के अलग हुआ है ना, इसको भी हम अब तक सिस्टम का पार्ट मानेंगे. तो इस मास का मोमेंटम कितना हो जाएगा?
कोई दिक्कत नहीं है, चलो भाई अपना मास बताओ, बोला डीएम, अपनी वेलोसिटी बता दो, उसने कहा v1, काम खत्म। दिस इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अब क्या करना है ना, हम लोग अब निकालेंगे कि मोमेंटम कितने से चेंज हुआ, मतलब पीएफ माइनस पीआई। अच्छा, मैं एक चीज तो कह सकता हूं, क्योंकि टाइम यहां बहुत कम बीता, थोड़ा सा टाइम बीता यहां पे, तो मोमेंटम ज्यादा अमाउंट से चेंज नहीं हुआ होगा, मोमेंटम में चेंज बहुत थोड़ी सी आई होगी। तो पीएफ माइनस पीआई, दिस इज गोइंग टू बी डीपी, बहुत थोड़ा सा चेंज। और तो अपने क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो थोड़ी मजदूरी करनी पड़ेगी यहाँ पे, एम माइनस डी एम इंटू वी प्लस डीवी। जल्दी करते जाओ, थोड़ा टाइम बचेगा अपना। डीएम वी वन, ये तो फाइनल मोमेंटम हो गया, माइनस इनिशियल मोमेंटम एम वी। तो हम लोग इसको जल्दी से एक्सपैंड कर लेते हैं। सो दिस विल बी एम वी प्लस एम इंटू डी वी माइनस डी एम इंटू वी और माइनस डी एम इंटू डी वी। बहुत सारी चीजें लिखनी है इसमें, मैथमेटिकल इक्वेशंस बड़े होते हैं, बट डरना बिल्कुल भी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं क्वेश्चन के फिजिक्स से डरना है, क्वेश्चन के मैथ से नहीं डरना है। एक बार हमने सिस्टम को सीख लिया तो ये सब चीजें सबको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो कुछ कट रहा है क्या? बस, मजा आ गया। जो बाकी बच गया उसको हम एक साथ कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहां पे एम डीवी तो देख लिया, और मैंने देखा यहां पे हर टर्म में डीएम है, तो क्यों ना हम डीएम को कॉमन ले लें और फिर देखें क्या बच रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि ये v1 बच रहा है, और माइनस करके v वेक्टर प्लस dv वेक्टर, ये बच रहा है। ठीक है, और ये हमें मिल गया dp। और dp की वैल्यू कितनी है, हमने शुरू में देखा था, स्मॉल चेंज इन मोमेंटम इज एक्सटर्नल फोर्स इनटू dt। तो ये जो ज्ञान हमने यहां पर सीखा, इसको हम कोशिश करेंगे यहां पे डालें। बट एक्सटर्नल फोर्स क्या है? क्या इस सिस्टम पे हमने कोई फोर्स लगाया है? बिल्कुल लगाया है। दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। तो ये जो dp है ना, मैं इसको लिख दूंगा f dt। अब देखो ये कितने अच्छे से यहां पे अरेंज हो जाएगा। f वेक्टर इज इक्वल टू dt को नीचे भेज दो, m dv बाई dt प्लस dm बाई dt इंटू ये, विच इज v1 माइनस दिस। इसका मतलब क्या है? मतलब ये जो मास था, इससे एक छोटा सा मास बाहर निकल गया v1 वेलोसिटी से, ये मास मूव कर रहा है v प्लस dv की वेलोसिटी से। मान लो मैं कहता हूं कि ये वेलोसिटी v b है, इसको मैं कहता हूं va। तो जो यहां पर लिखा है, क्या ये रिलेटिव वेलोसिटी है? क्या ये v a माइनस वीबी है? वी ए माइनस वीबी क्या होती है? अगर आप चाहो तो मैं आगे रिलेटिव वेलोसिटी पे भी एक सीरीज बना दूंगा, बट अभी के लिए मैं मान रहा हूं कि सबको ये पता है, वी ए माइनस वीबी इज वी ए बी, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो ये वही है, ये वेलोसिटी किसकी हो गई? इस बाकी बचे हुए मास की। ये वेलोसिटी है मास ए की। हमने दोनों वेलोसिटीज का डिफरेंस लिया है, तो ये बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी है। मतलब ए की जो मास इजेक्ट हो रहा है, उसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द रिमेनिंग मास। ओके, तो इसको मैं यहां पे v रिलेटिव लिखता हूं, और आप सभी लोग मेंशन कर लेंगे ये जो v रिलेटिव है, ये क्या होगा? दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी with which mass gets ejected from the body। ठीक है,
फ्रॉम द बॉडी। ओके, तो हमने ये इक्वेशन यहां पे डिराइव किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बट इस पे थोड़ी पीएचडी हम करेंगे अभी। बट सभी लोग पहले यहां तक क्लियर होंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज एक बार वीडियो दोबारा देखो, बट प्लीज इंश्योर दैट यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है। F is equal to m into dv by dt plus dm by dt into v relative। तो मैं अगर आगे बढ़ूं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सभी को समझाने की कोशिश करूं, तो हमने देखा कि F जो है ये आ रहा है m into dv by dt प्लस dm by dt into v relative। dv by dt के बारे में शायद हम जानते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। ये एक नया टर्म है जो हमने इससे पहले अभी तक देखा नहीं था, बिकॉज कांस्टेंट मास वाले केसेस में मास का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म हमें नॉर्मल सिचुएशन में नहीं दिखेगा। बट यहां पर इस चैप्टर में मास टाइम के साथ चेंज करेगा, तो ये फैक्टर काफी बड़ा रोल प्ले करेगा। और मैं सबको थोड़ा सा एक और तरीके से समझाऊं, अगर वेलोसिटी चेंज ना भी करे, मतलब डीवी बाई डी टी अगर जीरो भी हो जाए, तो भी ये टर्म एक फोर्स के बराबर हो सकता है। मैं समझाता हूं वो क्या है। तो ये हमने देखा है एम ए प्लस एक एडिशनल टर्म डीएम बाई डी टी इंटू वी रिलेटिव। अच्छा, तो हम न्यूटन के पास गए, हमने कहा भाई न्यूटन, तुमने तो हमसे कहा था ये जो एम इंटू ए होता है ना, ये होता है नेट फोर्स। न्यूटन ने कहा हाँ भाई, मैंने यही कहा था। हमने न्यूटन से फिर पूछा, इधर तो हमें एम ए के साथ कुछ और है, फिर ये दिख रहा है। मतलब हमने कहा इस बॉडी पे हमने फोर्स क्या लगाया? हमने कहा हमने तो भाई एक ही फोर्स लगाया था। तो ये एम ए की बात अगर हम कर रहे हैं, ये तो एफ माइनस डी एम बाई डी टी इंटू वी रिलेटिव आ रहा है। तो न्यूटन ने कहा तुम्हें जो फोर्स दिख रहा है, सिर्फ वही फोर्स इस बॉडी पे नहीं लग रहा है, इस बॉडी पे एक इनविजिबल फोर्स भी लग रहा है, जो ये सेकंड फोर्स है। इस फोर्स को न्यूटन ने कहा, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं एफ वेक्टर प्लस एफ टी वेक्टर। और ये जो एफ टी वेक्टर है ना, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू है माइनस डी एम बाई डी टी इंटू वी रिलेटिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब हमने देखा कि ये जो नेट फोर्स है, ये तो एक नहीं दो फोर्सेस का सम है। हमने फर्स्ट को और सेकंड को मतलब ऐड, मतलब माइनस को मान सकते हो कि ये प्लस माइनस ऑफ दिस मच। तो ये सेकंड फोर्स जो है, इसको हम कहते हैं थ्रस्ट फोर्स। और इससे अभी तक मुलाकात इसलिए नहीं हुई थी बिकॉज थ्रस्ट फोर्स में अभी तक हमने थ्रस्ट फोर्स को देखा ही नहीं था, राइट? क्योंकि डीएम बाई डी टी का टर्म अभी तक हर चैप्टर में जीरो हुआ करता था, बट यहां पर ये जीरो नहीं होगा, तो हमें थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। ओके, तो इससे डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर मैं थ्रस्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखूं, तो थ्रस्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा डीएम बाई डी टी इंटू वी रिलेटिव का मैग्नीट्यूड। मतलब ये जो डीएम बाई डी टी है, इसका मतलब क्या होगा? दिस इज द रेट ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मास। और इसके बाद जो टर्म आएगा दैट इज वी रिलेटिव। ये रिलेटिव वेलोसिटी विथ विच मास इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मास एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ओके, इसको और मैं समझाता हूं अच्छे से।
अगर कोई भी सिस्टम हो, इसमें अगर मास का एडिशन हो रहा है, तो यहां पे आप सभी ने देखा होगा एक माइनस साइन है। मतलब क्या, यहां पर जो हमने केस लिया, इस केस में मास का सब्ट्रैक्शन हो रहा था, तो मास जिस तरफ बाहर जा रहा है, अगर मास इस तरफ निकल के बाहर जा रहा है, तो ये थ्रस्ट फोर्स इसके ठीक उल्टे डायरेक्शन में एक्ट करेगा। और अगर मास का कभी भी एडिशन हो, तो थ्रस्ट फोर्स इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा। राइट? तो सेम चीज हम देखते हैं, अगर एक बलून से हवा अगर बाहर निकल रही होती है, तो ये कौन सा केस है? ये मास के सब्ट्रैक्शन का केस है। तो हम देखेंगे कि बलून पीछे भाग रहा है। राइट? अगर हम एक रॉकेट की बात करें, रॉकेट से क्या होता है, बहुत सारा धुआं नीचे की तरफ निकल रहा होता है, तो रॉकेट पे एक थ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करता है, तो ये ग्रेविटी के से भी ज्यादा होता है, इसीलिए रॉकेट आराम से ऊपर मूव कर सकता है। तो यहां पर भी एक इनविजिबल फोर्स जो एक्ट कर रहा था, वो थ्रस्ट फोर्स था। और हम ये भी केस देख सकते हैं जहां पर एक कार्ट में अगर हम सैंड गिरा रहे हैं, तो अगर मैंने यहां पे एक वेइंग स्केल लगा दिया, तो ये सैंड के गिरने के कारण एक यहां पर थ्रस्ट फोर्स भी एक्ट करेगा, क्योंकि सिस्टम में मास ऐड हो रहा है। तो इसकी जो रीडिंग होगी, वो यहां पे जितना सैंड कलेक्ट हुआ, इस कंटेनर का जो मास हुआ, उन दोनों के सम से भी ये रीडिंग ज्यादा आएगी। ओके? तो हम याद रखेंगे थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू क्या है। थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी मैग्नीट्यूड में dm by dt इंटू रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है? तो हमने आज एक नया तरह का फोर्स सीखा, विच इज कॉल्ड थ्रस्ट फोर्स। आई होप सब लोगों को ये समझ में आया। और इतना काफी नहीं है, प्लीज वॉच द नेक्स्ट लेक्चर, जहां पे मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आप सबको दिखाऊंगा कि थ्रस्ट फोर्स को हम कैसे हैंडल करेंगे, और कहां पे थ्रस्ट फोर्स लगेगा, कहां पे नहीं लगेगा। ये सारी चीजें सीखनी बहुत जरूरी है, बट उसके पहले प्लीज इंश्योर दैट आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पा रहे हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।